हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स थे पिछले वीक के, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही रिपोर्ट पब्लिश की गई है, वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 की जो रिपोर्ट थी, रिसेंटली वो पब्लिश की गई है। सेकंड हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अगर कोई अक्यूज्ड है तो उसे बेल मिल सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं की जाएगी। थर्ड हम बात करेंगे आपकी कंटेंट ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है जी। सेकंड लास्ट टॉपिक होगा कि इंडिया और एशियन अपना जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। लास्ट हमारा टॉपिक होगा जो यूएई ने एक्सटेंड किया है गोल्डन वीजाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी चीजें देख लेंगे। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहले टॉपिक में हम आपके बात करते हैं जो रिसेंटली ही वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट है 2018 की, ये पब्लिश हुई है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट आपकी अलग अलग स्टेट्स की जो सेक्स रेशियो है उसके बारे में ये बताती है। सेक्स रेशियो का कंसेप्ट काफी बेसिक से आपको पता ही है कि बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स। ठीक है जी। इसमें जो रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट रखी गई होती है फॉर बर्थ या फिर डेथ, तो वो 21 दिन की रखी गई होती है। हालांकि कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि वो 1 साल बाद भी रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो 21 दिन के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आपकी फ्री ऑफ चार्ज होती है रजिस्ट्रार द्वारा। ठीक है जी। कि इससे 30 दिन के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कुछ फी पे करके वो रजिस्ट्रार उस चीज की रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है जी। अगर ड्यूरेशन उसकी 30 दिन से ज्यादा है पर 1 साल से कम है तो वो भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बट उसमें एक रिटन परमिशन चाहिए होती है किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की, और एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ता है नोटरी में, जिसके चलते जो अथॉराइज्ड अथॉरिटी है वो अपनी परमिशन देता है, वो आपके या तो स्टेट गवर्नमेंट से हो। ठीक है जी। और साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत फीस की इसमें पेमेंट भी होगी। जो आपके 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो बेसिकली वो तभी होगी जब ऑर्डर आएगा किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा, जो कि पहले सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, और जब जो लेट फी उन पे लगेगी वो जब पेमेंट हो जाएगी उस चीज की, तभी वो रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो सेक्स रेशियो बताई गई है ये सारे स्टेट्स की बताई गई है, ये आपकी पब्लिश आपकी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करती है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, बेस्ट सेक्स रेशियो रही है कंट्री में। हालांकि जो आपका मणिपुर है उसका सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड रहा है। ठीक है जी। ये आपकी स्टेट्स परफॉर्मेंसेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके फैक्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा डेटा। ठीक है जी। सो ये बेसिक सा आइडिया था आपकी इस रिपोर्ट के बारे में और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये आपको प्रीमियम स्टेटमेंट्स के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि अगर रजिस्ट्रेशन का पीरियड इतने से इतने हैं तो किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन की जाएगी। सो बेसिक्स आइडिया था ये। मेजर स्टेट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका केरला का सबसे बेस्ट है और उसमें पंजाब का सबसे वर्स्ट है सेक्स रेशियो। सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि अक्यूज्ड को बेल मिल सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम पर कंप्लीट नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो रिसेंटली एक जजमेंट में इन्होंने ये कहा है, सेम आपका इंग्लैंड में भी होता है कि किसी अक्यूज्ड पर्सन को, हालांकि वो चाहे कितना ही ग्रेव ऑफेंस हो, जैसे कि आपका ट्रिजन हो सकता है, उन्हें भी इंडेफिनिटली डिटेन नहीं किया जा सकता टिल द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ठीक है जी। तो कोर्ट ने कहा है बेसिकली कि अक्यूज्ड के पास एक इनडिफिजिबल राइट है। बेसिकली ये वो राइट है जिसे कोर्ट भी ओवरटर्न नहीं कर सकता बेल ग्रांट करने के लिए अंडर सेक्शन 167 पार्ट 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अगर जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो टाइम पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है जी। तो जो आर्टिकल 167 है ये बेसिकली इसमें टाइम लिमिट्स मेंशन की गई हैं कि कितने दिनों तक वो उन्हें डिटेन करके रख सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके क्राइम्स हैं जो कि पनिशेबल हैं विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सेंटेंस ऑफ ओवर 10 years, उनमें जो डिटेन करने की जो टाइम लिमिट है वो आपके 90 दिनों की है कि 90 दिन तक उन्हें डिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं वो आपके 60 दिनों तक उसमें अक्यूज को डिटेन कर सकते हैं। फिर बात आती है कुछ स्पेशल स्टैट्यूट्स की, जैसे कि आपका जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो 180 दिन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इन टाइम लिमिट्स को रखने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या जो बाकी एजेंसीज हैं वो
इस बहाने से कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके चलते लोगों को जेल में ना रख सकें। ठीक है जी, मतलब एक प्रॉपर टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया, जिसके चलते सफिशिएंट टाइम भी मिल गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। साथ के साथ जो अक्यूज्ड है उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी प्रोटेक्शन मिलती रहे। ठीक है जी, तो सेक्शन 167 में काफी क्लियरली ये मेंशन है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कुछ ना कुछ एविडेंस कलेक्ट करना तो काफी रिक्वायर्ड है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, जिसके अलावा अगर वो नहीं होगा तो अक्यूज होगा उसे वो डिटेन नहीं कर सकते। ठीक है जी, बेसिकली जो मजिस्ट्रेट्स हैं मैंडेटरी है कि उन्हें जो अक्यूज्ड पर्संस हैं जो कि आपके स्पेशली पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कि उन्हें बताना कि आपके पास भाई साहब ऐसा एक स्टेट्यूटोरी राइट है जिसके चलते आप बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट भी है और मैंडेटरी भी है ये बताना। तो इट इज बेसिकली इन वायलेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव मैंडेट कि अगर कोई कोर्ट किसी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे टू फेवर द प्रोसिक्यूशन, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, तो बेसिकली तीन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे सेक्शन 167 के। पहला तो आपके फेयर ट्रायल्स रहे, ठीक है जी, एक एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन हो, साथ के साथ सेटिंग डाउन ऑफ रैशनलाइज्ड प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो आई थिंक ये तीनों ही इसमें काफी अच्छे से कवर हो जाते हैं। सो ये बेसिक्स आइडिया था आपका ओवरऑल इस टॉपिक पर। ठीक है जी, तो थर्ड टॉपिक में आपके बात करते हैं कंटेंट ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है जी, तो रिसेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्हें कंटेंट ऑफ कोर्ट चार्जेस फेस करने पड़ रहे हैं कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स रखे थे फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जिसके चलते उन्होंने एक टेलीविजन एंकर को इंटरिम बेल दे दी थी। ठीक है जी, तो यहाँ आपको समझ तो आ गया होगा किसके बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट्स ऑफ 1971 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अनजस्टिफाइबली और ब्रेजेंटली अटैक करने पर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है जी, तो कंटेंट ऑफ कोर्ट को रखने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, पहला कि जो आपकी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म, साथ के साथ एक लीगल मैकेनिज्म सेट करना टू पनिश दोज हु लोअर इट्स अथॉरिटी। सो कंटेंट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 के तहत आपके जो कंटेंट ऑफ कोर्ट हैं वो आपके सिविल कंटेंट हो सकते हैं या फिर आपके क्रिमिनल कंटेंट भी हो सकते हैं। सिविल कंटेंट बेसिकली आपका क्या है कि विलफुल डिसोबीडियंस है किसी भी कोर्ट की, किसी भी जजमेंट, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी रिट या किसी भी प्रोसीजर या किसी भी प्रोसेस का। क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपका तब लगेगा जब बेसिकली आपके शब्द या फिर बोले गए हों या लिखे गए हों या आपके साइंस या फिर किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से आप पहली बात तो कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोर्ट की किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तब आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। तो अगर हम बात करें बेसिकली जो आपके एडवोकेट जनरल है उनके कंसेंट की क्या जरूरत है टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स ऑफ 1971 के आधार पे ये लिखा गया है कि इन केस अगर आपका कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन ले सकते हैं, या किसी अपशनीय मोशन पर, या फिर मोशन मेड बाय एडवोकेट जनरल या फिर किसी और व्यक्ति द्वारा विद कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ एडवोकेट जनरल। ठीक है जी, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है एडवोकेट जनरल के कंसेंट का। ठीक है जी, अगर हम बात करें किस तरीके की पनिशमेंट मिलती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो बेसिकली आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, या फिर आपको फाइन लग सकता है 2,000 रुपए तक का, या आपको दोनों भी हो सकते हैं। तो रिसेंटली ही एक एक्टिविस्ट एडवोकेट गिल्टी पाए गए थे ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस अपने 2 ट्वीट्स के लिए, तो उन्हें 1 रुपए का इसमें फाइन लगा था, वो भी तब जब उन्होंने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया था। तो अगर हम बात करें कि स्टैट्यूटोरी बेसिस क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, तो ये बेसिकली जो लॉज हैं रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये आपके प्री इंडिपेंडेंस लॉज हैं। ठीक है जी, जो अर्ली हाई कोर्ट थे उसके अलावा जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के कोर्ट्स थे उनमें भी इस तरीके के लॉ थे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज मेड वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 129 के तहत भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी, सेम ये चीज आर्टिकल 215 में भी रखा गया रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स। तो बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आइडिया है ये आपका जो एक्ट है इससे रिलेटेड ये इसे स्टैट्यूटोरी बैकिंग प्रोवाइड करता है।
ठीक है जी। सो ये बेसिक सा आइडिया था आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये फोर्थ टॉपिक में आपके बात करते हैं इंडिया और एशियान की जो रिसेंटली ही 17 समिट कंडक्ट हुई थी वर्चुअली। ठीक है जी। तो ये तो हुई थी आपकी 12 नवंबर को, बट उसके बाद आरसीईपी का जो सबसे बड़ा ट्रेड डील है वो साइन हो गया 15 नवंबर को। ठीक है जी। तो हम दोनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है कि जो आपकी एशियन कंट्रीज हैं वो तो आपको पता ही है, वो आरसीईपी में भी आती हैं। उसके अलावा 4 और कंट्रीज आती हैं आरसीईपी में। ठीक है जी। एशियन कंट्रीज आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि आपके यहाँ मेंशन है। ठीक है जी। सबसे बड़ा सक्सेस इसका क्या है कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है बिटवीन मेंबर कंट्रीज। 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं विद अदर रीजनल इकोनॉमीज। बट इसमें दिक्कत वाली बात क्या है कि जो एशियन कंट्रीज के चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर साउथ चाइना सी। ठीक है जी। अब आरसीईपी के बारे में बात करें हम, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसमें आपकी एशियन आती हैं और 4 कंट्रीज और दूसरी कौन सी हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मेंबर्स हैं ये अकाउंट करते हैं फॉर नियरली 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट साइन किया गया है 15 तारीख को, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी हेल्पफुल भी रहेगा कि इकोनॉमीज दोबारा रिवाइव कर सकती हैं आफ्टर द ऑनगोइंग पेंडेमिक। ठीक है जी। सो अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि इंडिया ने इस ग्रुप से बाहर आ गई थी, जो आरसीईपी का जो ये पार्टनरशिप थी इससे वो बाहर आ गए थे नवंबर 2019 को, ये कहते हुए कि जो इसकी नेगोशिएशंस हैं वो कंट्री के इश्यूज और कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो बेसिकली अब मुद्दा क्या है कि एशियान इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियान। ठीक है जी। बट अब जो ये एफटीए साइन हो गया है बिटवीन दीज इकोनॉमीज, इसके चलते जो फ्री ट्रेड चलेगा कि जो आपके आरसीईपी नेशंस इन्वॉल्व रहेंगे तो उनके लिए वही प्रायोरिटी पे रहेगा कि वो आपस में ही ट्रेड करें। तो उसमें जो इंडिया के साथ उनका अलग से बायलैटरल रिलेशंस हैं तो उन पर असर पड़ सकता है। ठीक है जी। तो यहीं पर इंडिया को थोड़े अपने रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है विद एशियन कंट्रीज। चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था ये जो पैक्ड जो एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन हुआ, क्योंकि इसके चलते इन्हें पहली बात तो आपकी जो जापानीज और साउथ कोरियन मार्केट्स हैं उनमें एक्सेस मिल जाएगी, और जो उस रीजन में इनकी कमांड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब इंडिया को ये रखना है कि जो उनके बायलेटरल रिलेशंस हैं, जो बायलेटरल ट्रेडिंग रिलेशंस हैं आरसीईपी मेंबर कंट्रीज के साथ, वो उन्हें स्ट्रांग करने की जरूरत है। ठीक है जी। सो बेसिक सा आइडिया था आपका, जो आपका रिसेंटली ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन आरसीईपी नेशंस के बीच में, और किस तरीके से इंडिया को क्या करने की जरूरत है बेसिकली। ठीक है जी। तो लास्ट टॉपिक में आपके बात करते हैं, जो यूएई एक्सटेंड कर रहे हैं अपने गोल्डन वीजा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। तो गोल्डन वीजा सिस्टम के तहत क्या है कि एक 10 साल की रेजिडेंसी ग्रांट की जाती है टू सर्टेन प्रोफेशनल्स, स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स या आपके बाकी लोग भी। ठीक है जी। तो यूएई की काफी रिन्यूएबल वीजा इशू करता है फॉरेनर्स को, जो कि बार बार वो रिन्यू करवा सकते हैं। और इनकी जो वीजा पॉलिसी है वो भी काफी फ्लेक्सिबल है, जिसके चलते जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें लंबे समय तक वहां रुकने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जितने भी आपके डॉक्टरेट डिग्रीज के होल्डर्स हैं, आपके मेडिकल डॉक्टर्स हैं, या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। साथ के साथ जो स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, बिग डेटा हो गया, एपिडेमियोलॉजी होगी, या फिर जो स्टूडेंट्स आपके यूएई में रह रहे हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो कि टॉप रैंकर्स हैं कंट्री के, या जो स्टूडेंट्स कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज को बिलोंग करते हैं और उनका जीपीए 3.8 से ज्यादा है, तो ये सभी इस गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये काफी फ्लेक्सिबल सी पॉलिसी है। सो बेसिक सा आइडिया था आपका ये इससे रिलेटेड। सो आज के हमारे 5 टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ गेन किया ही होगा। तो इसी तरीके से अपना करंट अफेयर पे फोकस रखिए, रेगुलरली इनको कवर करते रहिए, अपने नोट्स मेंटेन रखिए। नोट्स काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। बार बार रिवाइज कीजिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप रिटेन कर पाएंगे। ठीक है जी। जितना रिवाइज कर रहे हैं उतनी ही प्रैक्टिस भी कीजिए प्रीवियस क्वेश्चंस की। ठीक है जी। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो बैच है, बैच 2 ऑफ मेंस आंसर राइटिंग, वो रिसेंटली ही अभी लॉन्च हुआ है।
उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, जिसके तहत 108 दिन का मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। डेली आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा। काफ़ी ईज़ी सा ये कोर्स है। अगर आप इस पे फॉलो करेंगे तो आपकी एक शेड्यूल बन जाएगा, जिसके तहत आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही था। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।